बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन हज़रात, मोहम्मद इलियास नाम के एक नायब सूबेदार हैं। ये आर्मी मेडिकल कोर्स से ताल्लुक़ रखते थे। मोहम्मद इलियास ने 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। मामला सामने आया तो फौज ने 2011 में मोहम्मद इलियास को कोयटा से गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान मोहम्मद इलियास को हार्ट अटैक हो गया। इलियास के वकील ने अदालत से राब्ता किया और अदालत से दरख्वास्त की कि मेरे मुवक्किल को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। अदालत ने नायब सूबेदार मोहम्मद इलियास के हक में फैसला दे दिया, लेकिन इस अदालती फैसले के बावजूद मोहम्मद इलियास को AFIC शिफ्ट नहीं किया गया। मोहम्मद इलियास ने 3 दिन कबल 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी। मुलजिम का कहना है कि मैं भी जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह फौजी हूं। उनको दिल का मामूली सा आर्जा है, लेकिन वो 33 दिनों से AFIC में छुपे बैठे हैं और ट्रिब्यूनल के फैसले के बावजूद हुकूमत इन्हें अदालत में पेश नहीं कर पा रही, जबकि इनके मुकाबले में मैं भी फौजी हूं। मुझे हकीकतन हार्ट अटैक हुआ। अदालत ने मेरा इलाज करवाने का हुक्म भी जारी किया, मगर मुझे आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल नहीं करवाया गया। ये तजाद क्यों है? नायब सूबेदार मोहम्मद इलियास का कहना है कि हमारे मुल्क में बड़े और छोटे दोनों के लिए अलग अलग निज़ाम है। मुल्क के बड़े इंतहाई खौफनाक जुराइम के बावजूद AFIC जैसे इदारों में पनागजीन हो जाते हैं और रियासत इन्हें वहां से निकाल नहीं सकती, जबकि मेरे जैसे छोटे लोग फौजी होने के बावजूद छोटे जुराइम में पकड़े जाते हैं और इन्हें इस्तेहकाक के बावजूद इलाज तक की सहूलत नहीं दी जाती। हम हो सकता है नायब सूबेदार मोहम्मद इलियास के ख्यालात से इत्तफाक ना करते हो, लेकिन ये कहता गलत नहीं है। हकीकत यही है कि इस मुल्क में कानून के 2-2, 3-3 दरिया बह रहे हैं और इन दरियाओं पर पुल तक नहीं है। और ये वो सूरत हाल है जिसके आखिर में तालिबान पैदा होते हैं। हम अगर बचना चाहते हैं या इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो फिर हमें इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का बंदोबस्त करना होगा। एक ऐसा रूल ऑफ लॉ जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ और नायब सूबेदार मोहम्मद इलियास में कोई फर्क ना हो, कानून की नजरों में दोनों बराबर हों और इन दोनों के साथ साथ आम शहरियों को भी वो सहूलतें हासिल हों जो इस मुल्क में नायब सूबेदार और जनरल को दी जाती हैं। हमने अगर ऐसा ना किया तो हमारा मुस्तकबिल भी, यकीन कीजिए, मुज़ाकरात खेलते खेलते ही गुजरेगा। ख़वातीन रात रियासत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अमल ड्रामाई शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। कल तालिबान ने 5 रुकनी कमेटी का ऐलान किया था। इस कमेटी में मौलाना समीउल हक, प्रोफेसर इब्राहिम, मौलाना अब्दुल अजीज, इमरान खान और मुफ्ती कफायतुल्लाह शामिल थे। लेकिन आज इमरान खान ने इस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, जबकि मुफ्ती कफायतुल्लाह का नाम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वापस ले लिया। तालिबान की तरफ से इस पर इज़हार अफसोस भी सामने आ चुका है और उन्होंने इंसार अब्बासी और ओरिया मकबूल जान 2 नए नाम भी पेश कर दिए हैं। आज मेरी एहसानुल्लाह एहसान से बात हुई। तालिबान ने इस गुफ्तगू के दौरान अपनी सियासी शूरा के 9 नाम शेयर किए। ये सियासी शूरा मुज़ाकराती अमल की निगरानी करेगी। एहसानुल्लाह एहसान ही का कहना था कि हुकूमत ने गैर जमाती कमेटी बनाई, हमने इसके मुकाबले में गैर तालिबानी कमेटी बना दी। हुकूमत जिस दिन हुकूमती कमेटी बनाएगी हम उस दिन तालिबानी कमेटी बना देंगे। ये दोपहर की बात थी, लेकिन शाम को तालिबान की कमेटी के 2 अरकान ने अपने नाम वापस ले लिए, जिसके बाद सूरत हाल गंभीर हो गई। इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान दोनों मुज़ाकरात के दाई थे, लेकिन जब रियासत मुज़ाकरात के करीब पहुंची तो दोनों ने तावन करने से इनकार कर दिया। इनका ये अमल क्या साबित करता है? क्या PTI और JUI मुज़ाकरात को कामयाब होता नहीं देखना चाहती? क्या ये दोनों लीडर्स रियासत को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है? अगर नहीं तो क्यों? क्या 2 अरकान की कमी से मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा या फिर मुल्क एक नई बहस में उलझ जाएगा? हम आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। कल पेशावर के एक सिनेमा में 2 दस्ती बम धमाके हुए। इस हमले में 5 अफराद जाँ बहक और 31 जख्मी हो गए। तालिबान ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि मुल्क में जारी दहशतगर्दी में कोई तीसरा फरीक भी शामिल है। ये फरीक कौन है? अगर ये भी तालिबान जितना मजबूत ग्रुप है तो फिर इससे कौन निपटेगा? क्या हम तालिबान के बाद इस फरीक के लिए भी कमेटी बनाएंगे? हम आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए कि इमरान खान को मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए था? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वास्ता। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मौलाना अब्दुल अजीज साहब, तालिबान की तरफ से नामजद मुज़ाकराती टीम के रुकन हैं और साथ साथ लाल मस्जिद के खतीब भी हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं शौकत यूसुफज़ई साहब, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर सेहत हैं और PTI के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे तीसरे मेहमान जमशेद अहमद दस्ती साहब हैं, कौमी असम्बली के रुकन है और आज इनका एक बयान सारा दिन सर्कुलेट करता रहा। इन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की शक्ल में मुनाफ़क़त हो रही है और जब तक ये मुनाफ़क़त ख़त्म नहीं होगी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। कोयटा में ज्वाइन किए साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है और इनका व्यू बाकी पार्टीज़ के व्यू से बिल्कुल डिफरेंट है। मौलाना, सबसे पहले आपकी तरफ आना, ये बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब की तरफ से और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से जो ऐलान हुआ उससे आपका मुज़ाकराती अमल डामाडोल हो गया या फिर चलेगा भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह कुरान का एक उसूल है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के काम में तावन होना चाहिए। तो हम तो ये समझते हैं उनको अपने फैसले पर अभी भी गौर करना चाहिए कि जो फैसला किया गौर कर लें। हम तो समझते हैं उन्हें शामिल होना चाहिए और तमाम लोगों को शामिल होना चाहिए। ये जंग जो 10 साल से जारी है और जिसमें हमारी कौम का बड़ा नुकसान हो चुका है और हमारी फ़ौज का भी जो हमारे लिए अजीम सरमाया है, और वो नौजवान भी हमारी कौम के ही हैं और ये वो नौजवान हैं जो 9/11 से पहले फ़ौज इन्हें जो है वो अपने सेकंड डिफेंस लाइन के तौर पर कहती थी और इनको जो है इनके साथ एक बड़ा ताल्लुक़ था। लेकिन आज वही हमारे आमने सामने अगर हमारे गलत फैसलों से हो गए हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि 10 साल की जंग लड़ ली गई है और अब अफगानिस्तान से भी अमेरिका और उसकी इत्तेहादी फौजें शिकस्त खा के जा रही हैं, हालात पलटा खा रहे हैं। हम भी अपने हालात को सोचें। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखिए, ये तो वो बताएंगे, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमने अपनी कोशिशों को जारी रखा हुआ है और मैं हूँ, मौलाना समीउल हक साहब हैं, जो है प्रोफेसर इब्राहिम साहब हैं। आज हमने इजलास किया और फिर हुकूमत से रब्ता किया। हुकूमत ने अपनी कमेटी के साथ, कल का इजलास उनके साथ तय हो गया है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और हम समझते हैं कि अगर, और मैं तो समझता हूँ बल्कि ऑन कैमरा ये मुज़ाकरात अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, ताकि पूरी कौम को पता चले कि किसका मुतालबा सही है, किसका मुतालबा गलत है। शौकत साहब, ये बताइएगा कि ये आपका मसला, ये बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला है और इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब, आप दोनों की जो जमातें हैं वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर हैं। लेकिन जब मुज़ाकरात की बारी आई, जब आप अपना एक किरदार अदा कर सकते थे, उस वक्त आप बैकआउट कर गए, आप साथ बैठते ताकि ये मसला हल हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो हम तो मेरे ख्याल से 8-9 साल हो गए कि हम ये कह रहे हैं कि जी इसके अलावा कोई हल नहीं है, ठीक है। और बड़ा प्रेशर आया हम पे, बड़ा लोगों ने कहा कि जी आप गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जंग होनी चाहिए, लेकिन बिला आखिर उस चीज़ पे आ गए। तो ये तो हमारी है नहीं कामयाबी, लेकिन अब इनको कामयाबी करें ना मुज़ाकरात। दोनों तरफ से हम नहीं बैठ सकते। जो हुकूमती कमेटी बनी है, रुस्तम शाह मोहम्मद हमारा PTI का नुमाइंदा है। अब कैसे हो सकता है कि दोनों तरफ हम बैठ के दोनों तरफ से फैसले करें? और दूसरी बात यह कि हमें तो किसी ने एतमाद में नहीं लिया था। देखिए, नाम आप तजवीज़ करते हैं तो वो पूरी पार्टी उस पर डिबेट करती है। हम हो सकता है पूरी पार्टी डिबेट कर लेती कुछ और, लेकिन आज जो पार्टी ने फैसले किया, कोर कमेटी ने बड़े सोच समझ के फैसले किया। रिजर्वेशंस क्या है? क्यों नहीं है इमरान खान साहब बैठ? मैंने आपसे कहा ना, दोनों तरफ से तो नहीं हो सकता है कि दोनों तरफ PTI बैठ के फैसले करे। हुकूमत पाकिस्तानी, इस तरफ भी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, PTI की नुमाइंदगी हो रही है ऑलरेडी। तो ये देखें, हुकूमत तो सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि हुकूमत दूसरे के कंधों में बंदूक रख के चलाती रहे, खुद भी आगे आए ना, कुछ अपने जिम्मेदारी भी पूरी करे। अब ये तो आप मुझे बताएं ना, हुकूमत कौन है, हुकूमत का बंदा है वहाँ पे बैठा हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इस तरह हो नहीं सकता है कि बगैर किसी, अब देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों बैकआउट कर रहे हैं, वजह तो होगी ना, बगैर वजह के तो नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये जमशेद साहब, दस्ती साहब, ये बताइएगा कि क्या वाकई मुनाफ़क़त हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गुजारिश है, पहली तो चीज़ है जी हमारी ये समझ से बाहर है कि एक अचानक कमेटी का नाम आ गया। पहले बल्कि एक ऑपरेशन शुरू हो गया जो कि बन्नू में एक वाक़या, उसके बाद वो आर्मी ने भी वहाँ चढ़ाई की, ठीक है। और अचानक वज़ीर आज़म साहब असम्बली में आते हैं और वो एक ऐलान कर देते हैं ये कमेटी बन गई। और बोला उससे पहले उन्होंने एक दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी को इत्मीनान में लिया और उन्होंने कहा जी हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है ना, इसके पीछे किसी और का हाथ है। और जो कुछ बाहर वो ऐसी ताकतें, अमेरिका, जब तक अमेरिका को इत्मीनान में नहीं लेंगे। अभी भी इस वक्त जब हकीमुल्लाह मसूद का वाक़या हो गया, इन्होंने इत्मीनान में लिया। आज ताज़ा तरीन आपको बात बता रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत फंस गई है, उन्हें फिर हुक्म मिला है कि आप ये क्या करने जा रहे हो, आपने हमें इत्मीनान में नहीं लिया।
اور آپ نے اچانک کمیٹی بنا دی فلاں کی، اب بھی وہ پریشان ہے اور اس وقت تک میاں صاحب کو کوئی کلینس نہیں مل رہی کہ ہم کیا کریں، وہ نہیں چاہ رہے. جب تک امریکہ نہیں چاہے گا اس تک معاملات ہمارے آگے نہیں جائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مذاکرات ہوں گے. ایک مجھے ٹوپی ڈرامہ نظر آ رہا ہے اور اس میں گیم ہے اور منافقت ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں. اب جی وہ کون غیر سنجیدہ؟ حکومت غیر سنجیدہ ہے یا طالبان کی طرف سے جو کمیٹی بنی؟ سر دیکھو حکومت پہ اب کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں. حکومت غیر سنجیدہ، حکومت نے اس کو سیریس لیا ہی نہیں آج تک. ماضی کی قراردادیں دیکھیے کمیٹی کے اوپر کسی نے اعتراض نہیں کیا اب تک. گزارش ہے دیکھو کمیٹی تو بن گئی، ٹھیک ہے، ان کی مہربانی، ممبران بھی حاضر ہو گئے، انہوں نے تو کہا ٹھیک ہے، جیسے حضرت صاحب نے کہا کہ ہم حاضر بیٹھے ہیں امن کے لیے، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے. ہر آدمی کہہ رہے ہیں. ہم نے بھی پہلے دن سے مشورہ دیا تھا کہ آپ نے ایک تجربہ کر لیا لال مسجد والا، وہ تجربہ آپ کو مہنگا پڑا. آج تک ہمیں ان کو کبھی بھی حضرت کو آج میں ان کو، بلکہ میری آج پہلی ان سے ملاقات ہے، مگر ایک نظریہ ہے، ایک لڑ رہے ہیں تو اپریشن کی بات جو کر رہے ہیں یہ میاں مٹھو پھر نظر نہیں آتے. یہ پاکستان ہے، عوام ہے، پاکستانی عوام ہے، اس سے لڑائی ہماری فوج کی کبھی ہی نہیں بنتی. پوری کوشش مذاکرات حل ہے، مگر مذاکرات پہ منافقت چل رہی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے جی اس کا گراف گر جائے. منافقت کس طرف سے چل رہی ہے؟ دیکھو نا، میں جو سب بات ہے، پہلی تو چیز ہے جو کمیٹی ہے اس کی آئینی پوزیشن ہونی چاہیے، اس کی قانونی حیثیت ہو کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے. کوئی اس پہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی آپ مرضی چاہیں. اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. اس کے بعد صاحب کو لینا تھے، اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا. صاحب کو لینا تھے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ویو بالکل مختلف ہے، کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں، ایون دستی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہی حل ہے اس کا، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے ایک آپریشن ہوگا تو وہ کرے گا کون اس ملک میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب، ابتدان تو میں سب سے پہلے دستی صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. یہ کمیٹی کے اوپر ہم نے بہرحال اپنی کیپیسٹی کے اندر محب وطن کونسل نے اعتراض کیا ہے. یہ کمیٹی مکمل طور پہ غیر جمہوری ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں طالبان کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ جمہوری ہے. اس میں حکومتی اتحاد میں شامل تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے شامل ہیں، اور ہماری حکومت کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس نے ایوان بالا اور ایوان زیری میں سے کسی ایک رکن کو سہل نہیں سمجھا کہ وہ اس کمیٹی میں بیٹھ سکے، جس کا نالج بھی شاید زیادہ ہوگا، جس کا سٹیک بھی شاید زیادہ ہوگا، اور جو اچھے طریقے سے بیان بھی کر سکے گی. اور دوسری بات میں عرض کر سکوں، آپ کو اعتراض کمیٹی پر ہے یا مذاکرات پر ہے؟ دونوں پر ہے. کمیٹی کی تو قانونی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. مذاکرات کی جہاں تک بات ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ تم نیکی اور بلائی کے کام پر تعاون کرو لیکن تم گمراہی کے کام پر تعاون نہ کرو. نیکی یہ ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ کے لیے ایک پازیٹیو رول پلے کریں، اور وہ پازیٹیو رول یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلامک اسٹیٹ کے اندر کسی بات سے اعتراض ہے تو آپ اس کو آئینی جمہوری شرعی طریقے سے اس اعتراض کو اٹھائیں. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ تم قتل و غارت نہ کرو، تم اپنی بات کو حکومت کے ایوان تک پہنچانے کے لیے. صاحب کی آواز جو ہے نا وہ ہم تک نہیں پہنچ رہی. مولانا یہ بتائیے گا کہ دو مذہبی جماعتوں کی طرف سے اختلافات آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ کا کچھ ویو ہے، صاحب کا کچھ ویو ہے. کم از کم مذہبی جماعتوں کو تو اکٹھا ہونا چاہیے اس مسئلے میں. دیکھیں، ہم اس بات میں بعض مذہبی جماعتی یہ کہتے ہیں پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہے، لیکن میں اس سے اختلاف کروں گا. دیکھیں، پاکستان کے آئین میں یہ بات تو لکھی گئی کہ سپریم لا قرآن و سنت ہوگا، لیکن آج تک اس پر عمل نہیں ہوا. دیکھیں، پاکستان میں روزانہ ہزاروں چوریاں، ہزاروں ڈاکے، ہزاروں قتل، ہزاروں عصمت دریاں، بدکاریاں، زنا کے اڈے چل رہے ہیں، لیکن کہاں ہے وہ؟ اگر اسلامی قوانین ہیں تو اگر یومیہ یہ تعداد ہے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے سالانہ لاکھوں چوریاں، ڈکیتیاں، عصمت دریاں ہو رہی ہیں. آخر آج تک کسی ایک کو چور کو سزا ہاتھ کاٹنے کی نہ دی جا سکی. اگر وہ ہے قانون تو کہاں ہے؟ دکھا دیجئے. کسی ایک ڈاکو کو سزا نہیں مل سکی، ایک زانی کو. بچیوں کی عصمت دریاں کئی لوگ کر رہے ہیں، آئے دن واقعات ہو رہے ہیں. یہ سارے لوگ ہی بتا دیں، خدا کے لیے بتا دیں کہ اس کا حل کیا؟ حل ان کے پاس بھی نہیں ہے. ٹیبل ٹاک تو کر لیتے ہیں کہ بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا. آخر اللہ کا قرآن ویسے تو نہیں ہے. جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو مالک نے پیدا کیا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں امن کیسے آ سکتا ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں اسی قرآن و سنت کو نافذ کر دو. باقی یہ بات کرنا کہ جنگ کریں، دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے. اگر امریکہ افغانستان میں طالبان سے پوری دنیا کی طاقتوں کو ملا کر اگر جیت نہیں سکا تو ان طالبان سے جنگ جیتنا مشکل ہے. یہ ہمارے سپاہی تھے، ہم نے ان کو دوسری طرف دھکیل دیا ہے. آج بھی ہمارے سپاہی حامد صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کریں. حامد صاحب یہ بتائیے گا کیا ہم جنگ لڑ سکیں گے؟ اور اگر فرض کیجئے لڑنا ہے تو کس نے لڑنا ہے؟
चोई साहब, पूरी कौम लड़ेगी, हमारी फौज लड़ेगी, 6th biggest आर्मी इन द वर्ल्ड, द 2nd मोस्ट ट्रेन्ड आर्मी इन द वर्ल्ड। आपके पास इक्विपमेंट है, आपके पास वो जज्बा है जो पूरी दुनिया की किसी फौज के पास नहीं है। मसला यह है, देखें, अगर कोई सजा नहीं दी जाती तो उसमें कसूर कानून का नहीं है। 1973 का आइन शरी है, और मैं आपको अर्ज करूं, अगर उसके अंदर कोई गैर शरी शिक मौजूद है तो मसला यह है कि उसको आप इस्लामी निज़राती काउंसिल में जाके डिस्कस करें और उस मामले को बाहर निकालें। आपका तो फर्ज आप जिहाद के लिए सदलिया के खिलाफ जो सजा नहीं देती। और जहां तक इस बात का तज़किरा है, पाकिस्तान की जेलों में हजारों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें कत्ल गारत के जुर्म में, जिन्हें जना के जुर्म में, जिन्हें बुराई के जुर्म में, जिन्हें मुआशरे में फसाद फैलाने के जुर्म में सजाएं हुई हैं। हजारों को सजाए मौत दी गई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप एक भी मिसाल दिखा नहीं सकते। मसला यह है कि हमने शरीयत को अपने घर की लौंडी समझ लिया। हम में से जो ये चाहे अपने हाथ में डंडा उठाए, बाजार में निकले, लोगों की दुकानें तोड़ फोड़ कर दे, लोगों की दुकानों को आग लगा दे, लोगों की सीडीज को आग लगा दे, और फिर हम ये कहें कि जनाब इस मुल्क में शरीयत नाफज की जा रही है। दरअसल ये मुज़ाकरात, हम जिस बुनियाद पर इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो ये है कि इस मुल्क में मुज़ाकरात के नाम के ऊपर तालिबान की शरीयत नाफज करने की कोशिश की जा रही है। जी मौलाना, आप फरमाइए। देखें, मैं तो ये अर्ज करता हूँ, तालिबान की शरीयत न लें। कुरान हमारे पास मौजूद है, हामिद रजा साहब का भी है, हमारा भी है, शिया सुन्नी बरेलवी सबका है ना। मानते इस कुरान को तो सबका ईमान है ना। इस कुरान को तो खुदा के लिए नाफिज कर दें, सुन्नत रसूल को तो नाफिज कर दें। जनाब 1973 के आईन में, 1973 के आईन में ARY की रिपोर्ट यह है कि जो है हैदराबाद के करीब टंडो मीर मोहम्मद में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों के फरोख्त के इदारे 50 साल से चल रहे हैं। आज रिपोर्ट यह है कि बदकारी के अड्डे खुल चुके हैं। आखिर ये उलमा कहाँ हैं अगर ये बात करते हैं? बाकी देखिए, अगर लड़ने की बात है, मैं एक गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए इस पर गौर करें। पहली बात तो ये, हम माजी को भूलना चाहते हैं। लाल मस्जिद वालों के साथ बहुत जुल्म है। मैंने आज भी एक प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा जी मैं परवेज मुशर्रफ को गले लगाने तैयार हूँ। कुरान और सुन्नत, कुरान को वो भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, सुन्नत को वो भी मानते हैं। माजी के फैसलों को छोड़ दें, जो हुआ परवेज मुशर्रफ से जो हुआ वो मैं माफ करता हूँ। आए कुरान को अपना लें, एक हाथ में कुरान ले, एक हाथ में हदीस लें। क्या किसी को इनकार है? लेकिन ये जो हमेशा ये जो बातें करते हैं, जंग की बातें करते हैं, ऐसा कर लेते हैं एक अमन लश्कर इन लोगों का बना दें। ये जो बातें कर रहे हैं, बात रह गए, फौज को थोड़ा सा पीछे कर दें और इनको कहीं जाके लड़ो। हम बातें नहीं कर रहे, बातें आपने की। फौज का जज्बा है, यकीनन फौज को कुफार के साथ लड़ाया जाए तो उसका जज्बा है। आपने वायलेशन ऑफ लॉ की, आपने इस्लामी रियासत की रिट को चैलेंज किया, आपने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जवानों के ऊपर गोलियां बरसाई। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी शरीयत की बात करते हुए, ऐसे इस्लाम की बात करते हुए, ऐसे मजहब की बात करते हुए। हम जंग की बात कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। बड़े अफसोसनाक बात है, बहुत नुकसान हो चुका है। जी साहब क्या फरमा रहे हैं आप? मैं ये देखिए, मैं फरमान ही अर्ज कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इसी चीज को लेना है कि जंग की बात, मैं जंग की बात इसलिए कर रहा हूँ कि लाल मस्जिद में जिन लोगों ने स्टेट की रेट को चैलेंज किया, जिन्होंने अपने हाथों में डंडे उठाकर बाजारों में दुकानों को आगे लगाई, जिन्होंने लोगों की प्रॉपर्टीज को गरक किया, इज दिस अ प्रॉपर वे कि मुल्क के अंदर शरीयत नाफिज की जाए? आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आप मेरा ख्याल है आप इख्तिलाफी बात कर रहे हैं, ज्यादा इख्तिलाफात को हवा दे रहे हैं। मेरा ख्याल है वो बात दुरुस्त नहीं है। लाल मस्जिद में बाकी जुल्म हुआ साहब मेरा राइट है, चौधरी साहब मेरा राइट है, मेरे घर में लाशें हैं, आपका हक है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि लाल मस्जिद में जुल्म हुआ था, बच्चियों के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात सुने, चौधरी साहब मेरी रिक्वेस्ट सुनिएगा। पाकिस्तान में इस किलिंग के नाम पे, दहशतगर्दी के नाम पे सबसे बेसिकली अहले तशय्यो और अहले सुन्नत को निशाना बनाया गया। आप मुझे ये बतलाएं, क्या मुज़ाकरात का ये जो ढोंग रचाया जा रहा है, शुहदा के वारिसीन को इस हवाले से ऑन बोर्ड लिया गया? वो लोग जो कलदम जमातों के सरबराह हैं, वो लोग जो बैंड आउटलेट्स के सरबराह हैं, वो लोग जो तालिबान के वालिद होने के दावेदार हैं, आज आपने उन लोगों को कमेटी में बिठा दिया। हम लोग जिनके घरों में लाशें हैं, जिनकी माओ बहनों ने अपनी लाशें दी, कल यहां पर हजारों का इज्तिमा था कोयटा के अंदर, जिसके अंदर लोगों ने इस मुज़ाकरात को रिजेक्ट कर दिया। आप देखें जरा आके, हम इस कोयटा में उस जगह पर बैठकर जहां पर ये कहते हैं कि जी सब तमाम मामला हमारे लिए क्लियर है, वो जरा कल वहां की क्लिपिंग उठा के देखें, हजारों की तादाद में कौम थी। और मैं कहता हूं, अगर आप मुज़ाकरात, मेरा इख्तिलाफ राय मेरा कानूनी हक है, मेरा शरई हक है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं ये राय इख्तिलाफ राय करने का हक रखता हूं। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप एक रेफरेंडम करवा लें पूरे पाकिस्तान के अंदर, आपको पता लग जाएगा कि कौम मुज़ाकरात चाहती है या कौम मुज़ाकरात नहीं चाहती। और अब आप देखिए, जो पार्टियां कल तक कहती थी मुज़ाकरात हमने करने हैं, आज वो तो मुज़ाकरात से आउट हो गई।
उन्होंने तो मुज़ाकरात का, और अब उन्होंने अपने हिसाब से अपने आप को बाहर निकालना शुरू कर दिया। और मौजूदा हुकूमत ने बड़े आसान तरीके से, मैं तो बारहा अर्ज कर चुका, मौजूदा हुकूमत ने बड़े आसान तरीके से सारे का साहब आप साथ रहिएगा, मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वसत एक जो सवाल साहब ने भी उठाया और इस वक्त पाकिस्तान के ज्यादातर सोचने वालों के जहन में उठ रहा है कि क्या दो जो अरकान हैं वो जो जिस तरह पीटीआई ने अपना नाम वापस लिया और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना नाम वापस ले लिया, उसके बाद भी ये मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा या फिर ये तातुल का शिकार हो जाएगा और ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में। एक छोटे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वासत आपको याद होगा कि 27 जनवरी को हमने इमरान खान साहब के साथ एक प्रोग्राम किया था पेशावर में। वहां इमरान खान साहब से के सवाल बार बार मैं पूछता रहा कि मुज़ाकरात के मामले में आप अपना को किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने उस पर एक बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था, पहले वो मुलाहिजा कीजिए और उसके बाद शौकत साहब की तरफ मैं जाऊँगा। अगर वफाकी हुकूमत आपसे रब्ता करती है और आपको मैंडेट दे देती है और इख्तियारात भी दे देती है कि जो आप फैसला करेंगे उनके साथ वो हुकूमत सपोर्ट करेगी आपको, तो आप तैयार हैं मुज़ाकरात करने के लिए? मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें, प्राइम मिनिस्टर बना दे, मैं आपको मसला हल करके दिखा देता हूँ। और फिर अगला सवाल ये है कि नवाज शरीफ का क्या काम है? अगर मैंने ये काम करना है, जिनको मैंडेट दिया हुआ है, जो आए हैं डायलॉग के नाम पे और अमन के नाम पे, उनका फिर क्या काम हुआ? अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब को हुकूमत की तरफ से तो ये नुमाइंदगी नहीं दी गई, नहीं इख्तियार नहीं दिया गया कि वो मुज़ाकरात करें, लेकिन तालिबान की तरफ से उनको पूरा मैंडेट दिया गया है कि अगर आप निगोशिएशन कर सकते हैं तो आप कर दें। लेकिन इमरान खान साहब ने आज उस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। शौकत साहब, क्यों सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बन के ही मसला हल कर सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा इसको जो है ना गलत तौर पर लिया जा रहा है। देखिए, जो वफाकी हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है उसमें हमारी नुमाइंदगी मौजूद है। जो तालिबान की तरफ से कमेटी बनाई है उसमें हमारे इत्तेहादी मौजूद हैं, प्रोफेसर इब्राहिम साहब। उसके बाद ये सूबाई हुकूमत को हिदायत की गई कि पूरी तरह फैसिलिटेट करें, तो उसमें तो हम तैयार हैं। तो यहाँ पे इमरान खान का क्या मकसद फिर और क्या रह गया? फिर दूसरे के जो कोर कमेटी है हमारी, उन्होंने डिसाइड किया इमरान खान को कि जी इधर भी नुमाइंदगी है, उधर भी हमारी हुकूमत की नुमाइंदगी है, तो फिर ये खामखा इसको इशू ना बनाया जाए। हम इनके साथ हैं, जो भी मुज़ाकरात होंगे पूरी तरह ताउन करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। अगर तालिबान केपी में आकर मुज़ाकरात करना चाहते हैं पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे गवर्नमेंट केपी के, इंशाल्लाह जो भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक इशू ना बनाया जाए। दूसरे देखिए, हम जो चाहते हैं वो कि हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो ये ना हो कि खुफिया मुज़ाकरात हो बाद में पता चले कि जी क्या हुआ। बिल्कुल होने चाहिए साफ सुथरे, शफाफ, ताकि पता चले कि कौन इसमें डिले कर रहा है, कौन इसमें उंगलियां मार रहा है, इसको ख़राब कर रहा है, सबूताज कर रहा है, ये चीज़ें सारे सामने। दूसरा टाइम लाइन, कि हमें पता तो हो ना, ये ना हो कि फिर 8 महीने गुजर जाएं कोई पता ही ना हो। टाइम लाइन रखा जाए कि जी इस पीरियड में हमने इसको हल करना है। अच्छा, मौलाना ने एक तजवीज़ दी, इन्होंने कहा कि आप ऑन कैमरा करें, कैमरा लगाएं, पूरी कौम उस मुज़ाकरात को देखें। आप ये समझते हैं कि मौलाना की ये बात जस्टिफाइड है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं समझ आती है कि अगर ये तो देखें, ये तो जब बैठेंगे दोनों तरफ से, ये डिपेंड करता है उन कमेटियों पे जिन पे एतमाद किया गया है। ये फैसला तो वही कर सकते हैं, हम तो फैसला नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो सबसे पहले अमेरिका से ये गारंटी ले कि जी ड्रोन हमले नहीं होंगे। अगर आप ड्रोन करेंगे ना तो फिर ये सारा ड्रोन ही हो जाएगा। ये इसके लिए लाजमी है कि ड्रोन हमले बंद किए जाएं, ठीक, और सीज फायर हो दोनों तरफ से। ये नहीं हो सकता है कि आप जंग भी लड़े साथ मुज़ाकरात भी, इस तरह नहीं होगा। सीज फायर दोनों तरफ से, टाइम लाइन सब पूरी दुनिया को पता चले कि जी इस टाइम में हमने करना है। तो मैं पूरी तरह उम्मीद रखता हूं इंशाअल्लाह कि मुज़ाकरात कामयाब हो। मौलाना की तरफ आऊँ। मौलाना, क्या आप गारंटी करते हैं तालिबान की तरफ से कि जब तक ये मुज़ाकरात चलते रहेंगे उस वक्त तक तालिबान की तरफ से कोई हमला नहीं होगा पाकिस्तान में? देखिए, बात यह है कि अभी तो बहुत इब्तदाई बात है ना, हम तो उनसे मुलाकात होगी तो बात करेंगे। हमने तो अभी कल कमेटी के साथ हमारे आपस में मुलाकात हो रही है। उनको राब्ता हुआ है तालिबान के साथ आपका? तालिबान के साथ पहला मेरा एक राब्ता उन्होंने किया था, कारी हकीमुल्लाह ने, कि आप हमारी तरफ से नुमाइंदा बन जाए। मैंने उनसे कहा कि बात यह कि असल मामला आपका है, आप ही अपनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दें। उन्होंने कहा जी आप वहाँ बात करें, फिर हम भी तश्कील दे रहे हैं, यानी हम होंगे। और उसके बाद आज भी मौलाना यूसुफ शाह साहब जो सेक्रेटरी हैं मौलाना समीउल हक साहब के, उनका राब्ता हुआ है, तो उनकी
की बात हुई है तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप बातचीत चलाएं। तो बहरहाल ये तो इब्तदाई बात है, जब बात होगी तो इंशाल्लाह हम हुकूमत से भी अपील करेंगे, उनसे भी अपील करेंगे। कल आपकी मीटिंग है हुकूमती कमेटी के साथ, आप क्या मुज़ाकरात, क्या मुतालबात लेके जा रहे हैं मुज़ाकरात में? देखिए पहली बात तो यह है कि जो एक चीज़ मैंने पहले अर्ज की है, अगर हम उस मुतालबे पर संजीदा हुए तो मैं आज से नहीं, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद साहब का भी यही मौक़िफ़ था, हमारा भी यही मौक़िफ़ है, और हम क़तान नहीं कह सकते कि अब्दुल अजीज़ का इस्लाम चाहिए, फलां तालिबान का इस्लाम चाहिए। नऊज़ बिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। इस्लाम हम वो कहते हैं जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया, अल्लाह का कुरान और नबी की हदीस है। इसमें कोई तनाज़ा पैदा करना ये अफसोस की बात है। आपकी तरफ से ये मुतालबा कल पेश किया जाएगा कि शरीयत नाफिज की जाए? हम पूछेंगे कि क्या अगर अफगानिस्तान में तालिबान ये मुतालबा हमसे करते हैं कि हुकूमत से बात करें, क्या आप इसमें कितनी पेशरफ्त कर सकते हैं? अगर तो पेशरफ्त कर सकते हैं तो हम भी आगे बढ़ें। अगर आप इसको सिरे से कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसका हिस्सा रहें या ना रहें। देखो, इस पे मैं हजरत हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इस मसले पे तो कभी भी मुज़ाकरात चल ही नहीं सकते। मैं हुकूमत का पता है, हुकूमत की पोजीशन का, और हुकूमत के पीछे जो कुछ लोग हैं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं। मैं अब क्लियर बात करूं, इस पे तो बात नहीं चल सकती। इसके अलावा कोई और चीज़ें होंगी तो ये बात चलेगी, क्योंकि हुकूमत का तो हमें पता है कि हुकूमत कितनी हैसियत में है या हुकूमत किस टाइम क्या पोजीशन है। दूसरी चीज़ के पहले तो मैं क्लियर करूँ कि हामिद साहब ने एक बात की है कि बिलाल मस्जिद पे जो कुछ हुआ दुरुस्त हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारे उलमा कराम एक दूसरे को करते करते आज एक आग लगी। हम हमेशा कहते हैं, हम उलमा कराम का मैं एहतराम करता हूँ, उलमा कराम एक दूसरे को, उसकी आग लग गई, उसका घर जल गया, उसका मदरसा जल गया, ये चीज़ें बुरी है। मैं हामिद साहब को कहूँगा कि इस लफ्ज़ की माजरत करें, बल्कि मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि मैं मुशर्रफ जैसे दुश्मन को भी गले लगाने को तैयार हूँ। ये अच्छी बात है कि अगर कोई एक बात आगे चल सकती है तो ये चीज़ें, पर सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये उलमा कराम मुत्तहिद होकर बैठे। दूसरी बात यह है कि ये मामला चले हैं, कुछ लोग हुकूमती तरफ से कमेटियों में ये बातें भी आ रही हैं, और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी इसमें जासूस भी बैठे हैं, इसमें फलां भी बैठे हैं। मसलन ये एक चीज़ है कि जब हमारे सियासतदान मीडिया के सामने आते हैं, कुछ कहते हैं, सच सब अंदर इनका कुछ है। मैं इसलिए कहता हूं कि मुनाफिकत की एक हद है, और इनकी ये बताइएगा कि क्या शरीयत का मुतालबा गलत है? क्योंकि मौलाना साहब का ये कहना है कि कल जब ये तशरीफ ले जाएंगे कमेटी, 3 रुकनी कमेटी, अब तो ये 3 रुकनी कमेटी जब 4 रुकनी कमेटी हुकूमत के सामने बैठेगी तो उस वक्त इनका पहला मुतालबा ये होगा कि हुकूमत ये गारंटी करे कि वो शरीयत नाफिज करेगी पाकिस्तान में। जी चोई साहब, सबसे पहले तो मैं जमशेद दस्ती साहब मेरे भाई हैं, उन्हें मैं एक बात वाज़ा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मेरी तवज्जो इस जाने में मबजूल करवाई। मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि लाल मस्जिद में जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। मैंने सिर्फ ये कहा कि वहाँ पर से भी जो बाहर निकल के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो भी सही नहीं था। बहरहाल वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये मैंने किसी भी किस्म की किलिंग को जस्टिफाई अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करते। एक बात मैं ये वाज़ा करना चाहता हूँ। दूसरी बात चोई साहब, आपने अभी जो एक हवाले से मैं एक और बात अर्ज कर दूं, आपने जो अभी सवाल किया था सिर्फ 1 सेकंड के लिए मुझे रिपीट कर देंगे काइंडली, ताकि मैं जरा जी, सवाल ये है कि क्या शरीयत का मुतालबा गलत है? क्योंकि कल मौलाना ये मुतालबा लेकर हुकूमत के सामने जा रहे हैं कि हुकूमत पहले ये गारंटी करे कि वो शरीयत नाफिज करेगी, उसके बाद तालिबान से बात हो सकेगी। चोई साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि 1973 का जब आइन बनाया गया था तो ये आज जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आलमोस्ट जो उसके बाद बनी, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो अभी मजहबी जमातें मौजूद हैं जो शायद तालिबान की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी में भी शामिल हैं, इनके बड़ों ने ही ये आइन बनाया था अकॉर्डिंग टू द शरिया, अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड अकॉर्डिंग टू द सुन्ना। अब अगर उसके अंदर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चीजें मावराए शरीयत हैं तो उसके लिए आइन में एक बाकायदा तरीकाकार है कि आपने इस्लामी नजरियाती कौंसिल बनाई है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल अपनी सिफारिशात भिजवाए और वो मावराए इस्लाम जो शरा चीज हैं उनको खत्म कर दिया जाए। जहां तक शरीयत का सवाल है तो चोई साहब, फिर मैं तालिबान ने जो शरीयत नाफिज की थी, चूंकि प्रेजेंटली उनको रन भी अफगानिस्तान से किया जा रहा है, वो मुल्ला फजलुल्लाह इंसानियत का कातिल बैठा भी अफगानिस्तान में है, तो फिर चोई साहब अफगानिस्तान में जो शरीयत राइज थी ना उसके मुताबिक अगर आप, मैं चूंकि आपको देख नहीं पा रहा, अगर आप टाइम में है तो आप बात कर रहे हैं ना, आप बराह रास्त बात करें, ये गलत है क्योंकि जो फिजा बन की चोई साहब बात करेंगे तो इससे मसाइल बढ़ जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दायरे के अंदर रह के बात करें।
चौधरी साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैं नहीं बाहर गया कहीं भी, मुझे आप ये बतलाइए कि आपकी रियासत ने उसके ऊपर हेड मनी क्या इसलिए रखी थी कि वो शहादा की कब्रों पर आकर फूल चढ़ाते हैं, या वो पाकिस्तान का सेटअप सही कर रहे हैं? अब जो क्रिमिनल है उसे क्रिमिनल कहेंगे, जो मर्डरर है उसे मर्डरर कहेंगे। या तो आप मुझे बतला दें कि मैं गलत कह रहा हूं कि मुल्ला फजलुल्लाह के सर के ऊपर हेड मनी नहीं है, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं कि मेरे से बहुत बड़ा जुर्म हो गया। अच्छा साहब, मसला ये है कि अगर फर्ज कीजिए आपकी बात दुरुस्त है, तो आप रियासत उसको फ्रीक समझ रही है, वो फ्रीक समझ के उसके सामने बैठ रही है। उन्होंने अपनी कमेटी बना दी रियासत ने, और उसके साथ साथ तालिबान की तरफ से एक कमेटी बन गई। जब ये दो कमेटियां आ गई और आमने सामने बैठ रही, तो इसका मतलब ये है कि अब आप मुजरिम को मुजरिम नहीं समझ रहे, अब आप उसको फरीक समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे छोटे ब्रेक के बाद मैंने दोबारा मौलाना की तरफ से आना है, और उससे पहले शौकत साहब के साथ एक छोटा सवाल करना है कि फर्ज कीजिए अगर कोई तीसरा ग्रुप भी इसमें शामिल है, तो उस ग्रुप से कौन निपटेगा? छोटे ब्रेक को, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वासत। कल जो पेशावर का वाकया हुआ था उसमें 5 अफराद जहां बहक भी हो गए। वाकया साबित करता है कि कोई एक तीसरी पार्टी भी है जो इस वक्त पाकिस्तान में सरगर्म अमल है। अब सवाल यह है कि इस तीसरी पार्टी से कौन निपटेगा? क्योंकि फर्ज कीजिए हम तालिबान को एंगेज कर लेते, तालिबान हुकूमत के साथ एंगेज हो जाते और दोनों ये फैसला कर लेते हैं कि जंग नहीं होगी, और हम इस किस्म का कोई वाकया हमारी तरफ से सरजद नहीं होगा जिसमें मासूम लोग मारे जाएंगे, तो ये तीसरा फरीक, जो तीसरा ग्रुप जो इस वक्त सरगर्म अमल है, उससे कौन निपटेगा? शौकत साहब, उसका तदारक क्या हो सकेगा जो तीसरा फरीक इस वक्त मैदान में मौजूद है? देखिए चौधरी साहब, 11 साल जो दहशतगर्दी की जंग हुई ना, उसमें तालिबान के आड़ में बहुत सारे लोग अंदर घुस आए हैं, बहुत सारी कुव्वतें इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, और ज़ाहिर है जब तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, तो वो जो छतरी है वो हट जाएगी। फिर जो लोग रह जाते हैं उनसे निमटना फिर आसान है, इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। पहली बात यह कि हम सिर्फ अपने घर को इन ऑर्डर कर दें, और ये तब होगा जब ये मुज़ाकरात कामयाब हों। और देखें, इसमें मेरे ख्याल से किसी को ये नहीं सोचना चाहिए पहले से ही कि जी ये नाकाम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। हमें अच्छी तरफ सोचना चाहिए, होप, हमें उम्मीद है अल्लाह से, और जो करता है अल्लाह ही करता है। तो अल्लाह से हमें पूरी तरह उम्मीद है कि अगर ये जो इतने 11 साल जंग हमने लड़ी, जो लोग जिनकी जुमात के पास 10 बंदे भी नहीं होंगे, वो भी घर में बैठ के कहते हैं जी हम लड़ेंगे, खुद तो आते नहीं है लड़ने, वो बेचारे, ये फौज भी तो किसी के किन की बात कर रहे हैं? जो भी करते रहे हैं माजी में। आपको देखें जो पार्टियां हुकूमत में रही हैं वो भी कहते रहे जी हम लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन खुद वो कभी नहीं गए लड़ने के लिए। ये दूसरों को लड़ाना बड़ा आसान मसला बन गया, हो जाएंगे, ये मसला बन गया सर। अमेरिकी डॉलर से खेल पेल होती रहती है, अमेरिकी डॉलरों से खेलना बंद किया जाए मेरे ख्याल से। हमें अभी अमेरिका की मजीद सपोर्ट नहीं चाहिए इस तरह। ठीक, मौलाना ये बताइएगा कि अभी साहबजादा साहब ने भी एतराज किया, और इस वक्त पाकिस्तान में बेशुमार लोग, बेशुमार ग्रुप हैं ये जो एतराज करते हैं कि तालिबान जो वो कालाधन भी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और इसके साथ साथ उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हैं, फिर उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं, फिर उनकी हेडमनी भी तय हो चुकी है। तो जब एक रियासत ने पहले मुजरिम डिक्लेयर किया, तो अब उनके साथ मुज़ाकरात जो होंगे उसकी आईनी पोजीशन क्या होगी? पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है, ये परवेज मुशर्रफ से शुरू है, सब कहते हैं उसने गलती की, उसने इनको अपना दुश्मन बनाया। उस गलती पर गलती करते चले गए हैं, तो उस गलती का इजाला होना चाहिए। वो जो यू टर्न लिया था, सब कहते हैं गलत लिया था, उसका इजाला। दूसरी बात ये देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई यहूदियों से जिनके साथ जो है ना आपस में इख्तलाफात थे, उनसे मुआहिदे नहीं किए अमन की खातिर मदीने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ारे मक्का जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 13 साल जुल्म सितम ढाए और जो है ना आपके साथियों पर जुल्म किए, क्या क्या जुल्म नहीं किए, दास्तान बड़ी तफसील है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला, और ओहद के मैदान में क्या जुल्म नहीं हुआ, कितने साथियों को शहीद किया, हज़रत हमजा का कलेजा चबाया, ये सब कुछ। इसके बावजूद आपने सुलह हुदैबिया नहीं की। आपने कहा आओ, अबल का बड़ी आपने प्यारी बात फरमाया कि आओ मेरे साथ मुआहिदा कर लो और मुझे छोड़ दो दूसरों की तरफ, दूसरे कुफार की तरफ। अगर मैं गालिब आ गया तो तुम भी मेरे साथ दे देना, और अगर मैं जो है मगलूब हो गया तो तुम्हारा मतलूब हासिल हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार से कर रहे हैं जिनसे आपकी बड़ी लंबी जंगें थी, 13 साल के जुल्म और उसके बाद जंगें, आपने मुआहिदे किए सुलह हुदैबिया के। आज अगर एक सुलह होनी जा रही है, मुझे तो अफसोस है कि कितनी जमातें उस सुलह को नहीं चाहती। जैसे हमारे इन्होंने सती साहब ने कहा कि बाहर के अनासिर नहीं चाहते, हुकूमत खुद नहीं चाह रही, तो ये कैसे कामयाब होंगे जबकि बहुत सारी अपनी जमातें नहीं जी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। भाई बात यह है कि ये अपने हैं, ये देखिए एक क्रिमिनल होते हैं, वो होते जो चोरी डकैती इस किस्म के,
ایک وہ ہیں جن کا ہمارے ساتھ کچھ اصولوں پر اختلاف ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ اگر دو مؤمنوں کی جماعتیں آپس میں لڑے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اور فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ آ جائیں تو پھر عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو. صاحب دیکھیے گا مومنوں کی جماعتیں ہیں یہ. جی ٹھیک. صاحب دیکھیے کہ جو صورتحال ہے ہمارے سامنے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک 10-11 سال سے اسٹیٹ لڑ رہی ہے, اس میں 51,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور اب پاکستان کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ یہ مزید شہادتوں کا بوجھ اٹھا سکے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ مسئلہ حل کریں کسی نہ کسی طرح, اور اگر فرض کیجئے اس مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو بہت بڑی بات ہے یہ, اور پاکستان کی کامیابی ہوگی. اور اگر فرض کیجئے یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جنگ ہی ایک آپشن بچے گا, اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ بہت نقصان ہوگا دونوں طرفوں سے. تو آپ مذاکرات کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے صاحب؟ جی چوئی صاحب, اب میرا خیال ہے کہ آپ مجھے 1 منٹ دیں گے تاکہ اپنی میں بات مکمل کر سکوں. سب سے پہلے تو کم از کم ان پارٹیوں کے پاس اس قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے جن کے گھر میں ایک بھی شہادت نہیں ہے, اور وہ اس کے بعد مذاکرات کے لیے ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے 60,000 پاکستانیوں کو شہید کیا. ہمارے پاس وہ شہادتیں ہیں, اور الحمدللہ جس دن ہمیں ضرورت پڑی, پاک فوج کو ہماری ضرورت پڑی, ہم لڑیں گے. آپ صبح کال کریں پاک فوج, اگر نہ ہم جائیں تو ہم کہیے گا کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو عرض کر دوں اس حوالے سے جو یہ کہا گیا کہ ہم مذاکرات کو سپورٹ نہیں کرتے. دیکھیں چوئی صاحب, یہ نقطہ نظر ہی غلط ہے. ہم مذاکرات کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے, اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ جن سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں وہ آئین کی رٹ کو ایکسپٹ کریں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مانیں, یا تو ڈکلیئر کر دیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ ان اسلامک ہے. اور سب سے اہم بات, صلح حدیبیہ کے حوالے سے بھی بات کی گئی. میں واضح کر دوں, صلح حدیبیہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان تھی. اب چوئی صاحب اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, یا تو طالبان مشرک ہیں یا پھر پورا پاکستان آپ سمیت, چوئی صاحب آپ کے اور میرے سمیت مشرک ہے. اور صلح حدیبیہ کے اندر جو اس وقت کے معروضات تھے, جو حالات تھے, اس میں مسلمان مغلوب تھے اور جو کافروں کی طاقت زیادہ تھی. تو ایک اسٹریٹجیکل طریقے سے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا. صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان بہت طاقت میں آ چکے تھے سر. وہ طاقت وہ دیکھیے وہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے کی بات, اس وقت مسلمان بہت مضبوط ہو چکے تھے اور کفار بہت کمزور ہو چکے تھے. چوئی صاحب وہ ٹائم, چودھری صاحب وہ ٹائم ہی گین کیا گیا تھا. بہرحال یہ ایک علیحدہ چیز ہے, یہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ مذاکرات کریں, میں آپ کے مذاکرات کو سب سے پہلے سپورٹ کروں گا, لیکن میرا مطالبہ ہے کہ کم از کم مذاکرات کرنے والے بم دھماکے کرنے تو بند کریں, خودکش حملے تو بند کریں, پولیو ورکرز کو مارنا تو بند کریں. اچھا مولانا یہ بتائیے کہ آپ یعنی جن کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت طالبان کو, آپ آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں؟ بالکل تسلیم کرتے ہیں, لیکن آئین سے مراد دیکھیں ہر کوئی اپنا مطلب لے رہا ہے. جیسے قرآن سے نعوذ باللہ کوئی اپنا مطلب, آئین سے مراد یہ ہے وہ آئین جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ قرآن و سنت بالادست ہوگا اور قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے گا. اس آئین کو مانتے ہیں, اس کو مانتے ہیں. 1973 کا آئین, 1973 کا آئین کو مانتے ہیں, عمل نہیں کیا. ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرو, تمام چیزوں کو جو غیر شرعی ان کو ختم کرو, سود کا خاتمہ کرو, اس کو حل کرنے کا, اس آئین کی سچویشن سے باہر نکلنے کا ایک پراپر طریقہ کار ہے. اسی آئین نے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہے. آپ اس اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر اپنی سفارشات پیش کریں. آپ اس اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی آپ کے اپنے ہیں. 5 سال میں کسی بڑے کو گزارشات پیش کریں, سفارشات دیں, سب کے لیے برابر ہو. اسلامک چیزیں ہیں اس آئین کے اندر سے ان کو ختم کر دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے. جب تک آپ یہ کریں گے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, میں چوئی صاحب یہ بات عرض کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک پراپر طریقہ ہے. آئین میں جو ان اسلامک چیزیں ہیں اس کو نکالنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل ہے. اس اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین محمد خان شیرانی صاحب آپ کے اپنے بندے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ حکومت کو سفارشات پیش کرے کہ یہ چیزیں ان اسلامک ہیں, لیکن آپ اسلامک شریعت نافذ کرنے کے مولانا کی بات سنیے. اب آپ صاحب ایک منٹ رکیے, مولانا کی بات کریں. دیکھیے یہ تو سفارشات تو وہ بیچارے پیش کر رہے ہیں, لیکن اس کے پاس قوت تو نہیں ہے. جس کے پاس قوت ہے حکومت کے پاس, وہ 65 سال سے نافذ نہیں کر رہے. مسئلہ تو سارا یہ ہے نا, ہماری حکومتیں نافذ نہیں کر رہی, وہ بیچارے تو سفارشات کرتے کرتے تھک چکے ہیں. اب شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کیا کہ جی سود حرام ہے, سود کو ختم کر دی جائے. یہ سپریم کورٹ پہ چلے گا, انہوں نے جائز قرار دے دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں آخری سوال آپ سے, آخری سوال آپ یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ جب تک یہ مذاکرات چلتے رہیں گے اس وقت تک طالبان کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا پاکستان میں؟ دیکھیے میں گارنٹی کیسے لے سکتا ہوں, میں گزارش کروں گا, نمائندگی کر رہے ہیں نا سر, میں گزارش ان سے بھی کروں گا, حکومت سے بھی کروں گا, اور جب ان سے ملاقات ہوگی ان سے بھی کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اس وقت سیز فائر کیجئے اور مذاکرات کو ہونے دیجئے. اللہ کرے کہ مذاکرات ہو جائیں. دیکھیے درمیان میں کچھ اور لوگ, جیسے انہوں نے بات کی تھی نا, بہت سارے لوگ شامل. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں جا رہے ہیں, احد میں آپ کی کتنی عظیم جماعت جا رہی ہے, لیکن 1000 میں 300 منافق شامل ہو گیا.
تو اسی شکل میں اسی وضع میں نمازیں بھی پڑھتے تھے, سب کچھ بھی, تو طالبان کی شکل میں اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو طالبان ان پر نظر رکھے, ادھر بھی ہو سکتے ہیں جی دونوں طرف. تو میری گزارش یہ ہے کہ میں دونوں طرف سے اپیل کروں گا, ان سے بھی ملوں گا, یہی کہوں گا, ان سے بھی کروں گا, اور ان سے. اور آپ نے ایک بات فرمائی, میں مطالبہ لے کر نہیں جا رہا ان کے پاس کہ یہ اسلامی نظام, میں کہوں گا ان کا موقف ہے, اس موقف میں آپ کچھ کر سکتے ہیں, ہم ان سے بات کریں. ان کا موقف تو آگے نا اسلامی نظام. ٹھیک, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں دستی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. میں چاروں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خاص کل کا دن بڑا اہم ہوگا. کل دونوں طرف کی جو مذاکراتی ٹیمیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے. مولانا کا یہ فرمانا ہے کہ میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ طالبان چاہتے ہیں کہ شریعت نافذ ہو پاکستان میں, اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں حکومت سے اور طالبان سے دونوں سے درخواست کروں گا کہ جب تک یہ مذاکراتی عمل جاری رہتا ہے اس وقت تک دونوں طرف سے حملہ نہیں ہونا چاہیے. کل کا دن بہت ہی اہم ہے. کل کا دن بھی ہم اسی ایشو پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.